हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर आ गया हूं जूनियर विंग्स पे। वापस मैं आज का बायोलॉजी का दूसरा क्लास लेकर के, जो कि हमारा क्लास 10th के बच्चों के लिए है जैव प्रक्रम के टॉपिक का। तो बच्चे, मैंने आपको पहला वीडियो लेक्चर जैव प्रक्रम में पोषण के बारे में पढ़ाया था। आज मैं वापस 10 से 15 मिनट का 20-25 मिनट का वीडियोस में लूंगा, जिसमें आपको मैं पोषण पढ़ाने वाला हूं। बच्चे, तो कल तक हमने बताया था कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पोषण 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो पोषण होने वाले हैं, ये पोषण आपको मैंने बताया था, ये पोषण 2 प्रकार के थे। एक का नाम था स्वपोषण, एक था स्वपोषण या स्वपोषी हमने बोला था, और दूसरा क्या था, परपोषी। फिर बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी हमने 2 तरह का बताया था। एक का नाम दिया था प्रकाश संश्लेषी और दूसरे का नाम दिया था रसायन स्वपोषी। उसके बाद बच्चे हम आपको परपोषी बताए थे। परपोषी 2 प्रकार का बताए थे। एक था परजीवी और दूसरा था मृतजीवी या मृतोपजीवी था। मृतोपजीवी को आप कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, और जो ये परजीवी बोलते हैं इसको बोलते हैं पैरासाइट। और बच्चे, ये जो रासायनिक स्वपोषी होता है इसको बोलते हैं कीमोट्रॉप्स, और ये जो होता है इसका नाम देते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स। इस तरह से हमने आपको बताया था, इस तरह से ये। तो ये पिछले क्लास तक हमने आपको ये बतलाया था। आज के क्लास में इन सबों को हमें एक्सप्लेन करके आगे बताना है। तो चला जाए, मैं इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चे ध्यान देंगे आप लोग। देखें, सबसे पहला चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक मैं लूँगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा पोषण की बातें, यानी अब जो हम बताएंगे वो स्वपोषी होने वाली हैं। हेडिंग लगाना है हमें स्वपोषी। क्या हेडिंग लगाएंगे? हेडिंग लगाने वाले हैं हम स्वपोषी। बच्चे ये देखिए, स्वपोषी जिसको बोलते हैं हम ओटोट्रॉप्स। इन चीजों को समझा जाए तो क्या होगा, वैसे जीव जो पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होता है, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होता है, उसे ही स्वपोषी कहते हैं। तो बड़े आसान शब्दों में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैसे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, स्वयं बनाने में सक्षम होता है, उसे ही स्वपोषी जीव कहते हैं। अर्थात वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होता है। तो बच्चे, हमने आपको क्या बताया, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वतः बनाने में सक्षम होता है, किसी दूसरे से अपना पोषण नहीं लेगा, उसे ही क्या कहेंगे, स्वपोषी। अब देखें, स्वपोषी के लिए अगर हम समझें तो स्वपोषी के लिए अगर हम उदाहरण देखें तो जितने भी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। दूसरी बात करें शैवाल, जो छोटे छोटे आप कजली देखे होंगे, पेड़ पौधे मतलब
पादप मतलब पानी में जो शैवाल होता है, कजली, वो शैवाल इत्यादि, यानी जो भी अपना भोजन बनाएगा वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी। और स्वपोषी अपना भोजन जो लेता है वो किससे लेता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो आप समझ सकते हैं स्वपोषी जीव अपना भोजन मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करता है। इसमें देखो बच्चों, और भी हम कुछ उदाहरण ऐड कर सकते हैं। किस चीज में? तो यहाँ पर जो स्वपोषी का उदाहरण है, इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे देखें, शैवाल में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, जिसका नाम देते हैं नील हरित शैवाल। क्या नाम दे सकते हैं? नील हरित शैवाल नाम दे सकते हैं। ये भी अपना भोजन स्वयं ही बनाता है। अब बच्चे देखें कि ये जो स्वपोषण होता है, इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। लिखते हैं, अगला पॉइंट हम चलेंगे। स्वपोषण यानी स्वपोषण दो प्रकार का होता है। स्वपोषण दो प्रकार का होता है, यानी ए हम समझें तो ये होता है प्रकाश संश्लेषी, जिसको हम लोग बोलेंगे, या इसी को कह सकते हैं प्रकाश स्वपोषी, या इसी को आप कह सकते हैं प्रकाश स्वपोषी। और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फोटोओटोट्रॉप्स। और दूसरा बी हम कहें तो इसको बोलते हैं रासायन स्वपोषी। इसको बोल सकते हैं हम रासायन स्वपोषी, यानी अंग्रेजी में कीमोओटोट्रॉप्स हम इसको बोलेंगे। तो बच्चे आपने क्या सीखा? स्वपोषी का मतलब क्या होगा? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वतः बनाने में सक्षम होता है, अर्थात भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। और स्वपोषी जीव के रूप में मुख्य रूप से पेड़ पौधे होंगे, जो हरे वाले शैवाल होंगे, नील हरित शैवाल होगा वो। और स्वपोषी जीव अपना भोजन मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करता है, मेनली प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का हुआ, एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रासायन स्वपोषी। बच्चे अब हम आपको बताता हूं कि प्रकाश संश्लेषी क्या होता है। अब देखें, प्रकाश संश्लेषी, तो प्रकाश संश्लेषी जीव जो होंगे, इसका मतलब वैसे जीव, ब्रैकेट में पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे की बात होगी, जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। लिखेंगे वैसा जीव ब्रैकेट में पादप, जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वतः या स्वयं, प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसा लिख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल का उपयोग कर बनाता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। अगर हम देखें उदाहरण, तो बच्चे आप क्या समझेंगे? इसमें पादप समझेंगे।
दूसरा देखें तो दूसरा हमने क्या बताया, रासायन स्वपोषी। अब देखिए रासायन स्वपोषी किसको कहेंगे, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए ऊर्जा की प्राप्ति रासायनिक बंधों को तोड़कर प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे, रासायन स्वपोषी कहेंगे। वैसे जीव जो अपने भोजन हेतु ऊर्जा या भोजन निर्माण हेतु लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने भोजन निर्माण हेतु ऊर्जा की प्राप्ति रासायनिक बंधों को तोड़कर प्राप्त करता है, उसे ही रासायन स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे कुछ जीवाणु उदाहरण याद रखना है, कुछ जीवाणु में आयरन जीवाणु, नाइट्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु etc। तो बच्चे आपने क्या सीखा कि कुछ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा की प्राप्ति कहां से लेगा, प्रकाश से, और कुछ ऊर्जा कहां से लाएगा, रासायन बंधों को तोड़ करके। जो प्रकाश संश्लेषी होगा वो प्रकाश से लेगा, जैसे कि पादप, और रासायन स्वपोषी किससे लेगा, रासायनिक बंधों से। तो बच्चे आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, जितनी बार इसे पढ़ेंगे आसानी होगी आपको पढ़ने में। अब हम आगे की तरफ चलें तो आगे हमने आपको बताया कि परपोषण क्या होता है बच्चे, तो मैं अब आपको बताऊंगा परपोषण क्या होगा। तो हेडिंग लगाना है, अब हमें लिखना है परपोषी। दूसरा परपोषी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स क्या होगा, यानी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। लिख सकते हैं वैसा जीव जो अपने भोजन हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन हेतु, फिर से पढ़ के सुनाता हूं। वैसा जीव जो अपने भोजन हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे स्वपोषी जीवों पर आश्रित रहता है, उसे ही परपोषी जीव कहते हैं। अब देखिए ये परपोषी जीव की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा बच्चे, तो जितने भी जंतु वो सभी क्या होते हैं, वो सभी परपोषी जीव कहलाते हैं।
जंतु में मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जितने भी हो गए ये सभी जंतु क्या होते हैं? परपोषी। अब देखें, परपोषी को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक का नाम हम देंगे परजीवी और दूसरे का नाम देंगे मृतोपजीवी। तो आपको क्या समझना है कि परजीवी को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, मतलब जो परजीवी होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं, सॉरी यहां पे मिस्टेक हुआ है, यहां पे हमें लिखना था परपोषी बच्चे, क्योंकि हमने हेडिंग क्या लगाया है? परपोषी को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परजीवी और दूसरा होता है मृतोपजीवी। अब देखें, यहां से हम ए पढ़ेंगे। ए हमें पढ़ना है ए परजीवी जिसको हम बोलते हैं परजीवी, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। अब देखिए, पैरासाइट का मतलब क्या है? वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रहता है। जैसे गाय के देह पर चिमक्कन देखे होंगे, मानव के शरीर के ऊपर ढील रहता है, जानवरों के ऊपर जोंक होता है। ये सभी के सभी कैसे होते हैं? परजीवी होता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं, वैसे जीव जो अपने पोषण हेतु पोषण कहो या भोजन गए, जो अपने पोषण या भोजन हेतु किसी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करता है, उसे ही परजीवी कहते हैं। अब देखें, ये परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अब देखें, अगर हम कहें तो परजीवी जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परजीवी और बच्चे दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो देखो, अंतः परजीवी का क्या मतलब है? ये कहाँ रहेगा? शरीर के अंदर रहेगा। और बाह्य परजीवी का मतलब कहाँ रहेगा? ये तो ये रहेगा शरीर के बाहर रहता है। अंतः परजीवी शरीर के अंदर रहेगा और बाह्य परजीवी शरीर के बाहर रहेगा। अब देखें उदाहरण अंतः परजीवी का, आप देखिए पेट में जोंक हो जाता है, उसके बाद अमीबा हो गया, जो मान लीजिए मलेरिया हो गया, वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मलेरियन प्रोटोजोआ होगा, मलेरियन या फिर कह सकते हैं इसे जीवाणु, जो भी जीवाणु जनित रोग होगा वो हमारे शरीर के मुख्य रूप से अंदर होते हैं। बाहरी में जैसे ढील की बात करें, जूं इत्यादि, ये सारे हमारे शरीर के बाहर रहेंगे। तो एक हुआ अंतः परजीवी, दूसरा हुआ बाह्य परजीवी। तो मैंने इस स्लाइड में क्या बताया? परपोषी दो प्रकार का, एक परजीवी और दूसरा मृतोपजीवी। तो अभी मैंने परजीवी बताया, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं मृतोपजीवी। जरा देखें, अब हम आपको पढ़ाएंगे मृतोपजीवी बी। देखें बी क्या है? मृतोपजीवी है। अब देखिए मृतोपजीवी का मतलब क्या होगा? वैसे जीव जो अपना पोषण किसी न किसी मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। तो लिख सकते हैं वैसा जीव जो अपना पोषण किसी
दूसरे किसी दूसरे मृत कार्बनिक पदार्थ से मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है उसे ही मृतोपजीवी कहते हैं। अब बताइए, इसे अपघटनकर्ता भी कहा जाता है। इसे अपघटनकर्ता भी कहते हैं। इसे अपघटनकर्ता भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अपघटनकर्ता, यानी जो अपघटन कर देता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो आप नाम सुने होंगे कवक, ये खास करके अपघटन वाले चीजों पर जगह पर रहेगा। जीवाणु, ये भी क्या होते हैं? अपघटनकर्ता होता है। इसके बाद बच्चे एक और होता है जिसको बोलते हैं होलोजोइक पोषण। अब देखिए होलोजोइक पोषण क्या होता है। होलोजोइक पोषण तो आप बहुत साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। वैसे जीव जिसमें पोषण कई पदों में संपन्न होता है, तो कह सकते हैं आप वैसे जीव जिसमें पोषण कई पदों में संपन्न होता है, उसे ही होलोजोइक पोषण कहते हैं। जैसे मानव, गाय इत्यादि। अब देखिए इसमें कई पदों में पोषण होगा। इसके आगे हम आपको अगली क्लास में प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक लेकर के आऊंगा। तो बच्चे इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं। बड़ा शानदार नोट्स बन रहा है। तो मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।